नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमलता और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर। हम जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें पहले की क्लासेस में हमने दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी को देखा। उसकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे से लेकर वहाँ में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के मरुस्थल, पहाड़ियों और पर्वतों के बारे में। अब आज की क्लास में हम करने वाले हैं अफ्रीका के बारे में। यह क्लास शायद अफ्रीका का जो मैप है शायद 2 पार्ट में हो। तो पहला पार्ट आज हम करेंगे अफ्रीका के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा को, जुड़े रहिएगा अंत तक। आप लोगों के सामने अफ्रीका का मैप दिख रहा होगा। उसमें आप लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो अफ्रीका है किससे किससे घिरा हुआ है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम से किससे घिरा हुआ है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो हम देखेंगे कि यह उत्तर की ओर से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। उत्तर में यह भूमध्य सागर से पूर्व में, पूरब की तरफ ये लाल सागर, पूरब में यह लाल सागर और हिंद महासागर से, जबकि दक्षिण में यह हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं इसको। ये देखिए, पूर्व की तरफ हमारा मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है। पूर्व की तरफ मेडिटेरियन सी, इसके पूर्व में हमें यहीं पे रेड सी देखने को मिलता है और इंडियन ओशन भी देखने को मिलता है। जबकि हम इसके दक्षिण में जब आएंगे तो हम इसके पूर्व और दक्षिण की तरफ इंडियन ओशन को देखते हैं, जबकि इसके पश्चिम और दक्षिण की तरफ हम अटलांटिक महासागर को देखते हैं। और यही जो है अटलांटिक महासागर ही जो है इसकी पश्चिमी सीमा को तय करता है, पश्चिमी ओर से इसे घिरा हुआ है। अगर हम इसके मेडिटेरियन सी के ऊपर में जाएं और रेड सी के ऊपर में जाएं तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अरेबियन प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप है। यह अरब का प्रायद्वीप जो है वो अफ्रीका का भाग ना होकर एशिया का भाग है। क्या है? अरब प्रायद्वीप किसका भाग है? एशिया का भाग है। अगर आप इसको गौर से देखिए तो यह किसी समय में अफ्रीका का ही भाग था। किसका भाग था? ये अफ्रीका का ही भाग था। लेकिन समय के साथ जो प्लेट विवर्तन की क्रिया है, यानी प्लेटों के खिसकने की जो दर है, उसकी वजह से ये अलग होके ये क्या बन गया? अलग भाग हो गया और यह एशिया में आ गया है। किसमें? एशिया में। आप सभी लोगों को पता होगा कि पृथ्वी में 200 मीटर की गहराई पे बहुत सारी अलग अलग प्लेटें पाई जाती हैं, महासागरों की और महाद्वीपों की, जो आपस में या तो टकराती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं। कुछ प्लेटें हैं जो आपस में टकरा रही हैं और कुछ प्लेटें जो हैं दूर जा रही हैं दूसरे से। तो ये जो है एक दूसरे से दूर जाने की वजह से अरब प्रायद्वीप क्या है? अफ्रीका से अलग हो गया और एशिया का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप तीनों रेखाएं, जो मुख्य रेखाएं हैं, कौन कौन सी, हम उत्तर की तरफ से चलेंगे। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इसे कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको मेडिटेरियन और इसको इक्वेटोरियल कहते हैं। जबकि मकर रेखा को क्या कहते हैं? हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। हमारी जो कर्क रेखा है वो दक्षिण अफ्रीका के 8 देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा 7 देशों से, जबकि हमारी मकर रेखा यहाँ के 5 देशों से होकर गुजरती है। केवल यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। बाकी किसी महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं होकर नहीं गुजरती हैं। इन रेखाओं पे कौन कौन से देश हैं यह आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इन रेखाओं पे स्थित देशों के बारे में पूछ लेता है कि अफ्रीका के कितने देश कर्क रेखा पे या मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि कौन से देश किस रेखा पर स्थित हैं। यह भी प्रश्न एग्ज़ाम में बन सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों
तीनों मुख्य रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये है अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा देश है जिससे 23.5 डिग्री उत्तर, हम कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तर के नाम से जानते हैं, यह 0 डिग्री है, जबकि यह 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा है। तो 23.5 डिग्री उत्तर रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। तो यह तीनों रेखाएं जो हैं हमारी, ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो हम देखते हैं कि अफ्रीका में कौन से ऐसे देश हैं, जो 8 देश हैं, कर्क रेखा पर स्थित हैं। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैप अपने पास रखें, एटलस या ऑक्सफोर्ड की बुक पास रखें, और एक एक कंट्री को आप हाईलाइट करते चलें कि कौन सी देश कौन सी रेखा पे है या वहाँ की क्या विशेषताएं हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों का मैप एकदम क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आसानी नहीं होगी। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मैप जो होती है वो रटने वाली चीज़ नहीं होती है। आप रट के याद कर लें, ये नहीं हो पाएगा। मैप को आप बार बार देखेंगे, दोहराएंगे, तब जाके ये याद होती है। तो चलिए देखते हैं भूमध्य रेखा पे कौन कौन सी देश हैं। पहली जो हमारी देश है वो है पश्चिमी सहारा। कौन सी देश है? पश्चिमी सहारा। कहाँ पे है? ये देखिए, यहाँ पे है हमारा पश्चिमी सहारा। ये एक विवादित देश है, ये अभी इसको इतने लोग पहचानते नहीं हैं। दूसरे नाम में पहला तो हमारा पश्चिमी सहारा हो गया, दूसरा हमारा है मॉरिटानिया। मॉरिटानिया। तीसरा है हमारा माली। हम लाइन से याद करेंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ। कैसे याद कर रहे हैं हम इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे। इसी को आप पूर्व से पश्चिम भी कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पहले नंबर पे है पश्चिमी सहारा, दूसरे पे है मॉरिटानिया, तीसरी पे है माली, चौथे पे हम जाएंगे अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया। पांचवा हमारा जो देश है वो हो गया हमारा नाइजर। मैप को आप जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे इसके उत्तरी छोर से, नाइजर के उत्तरी छोर से कर्क रेखा टच कर रहा है इसकी बाउंड्री को। छठा हमारा देश है लीबिया। कौन सा है? लीबिया। सातवां हमारा देश अगर है तो वो है चाड। चाड का भी उत्तरी छोर एकदम थोड़ा सा टच कर रहा है इससे, कर्क रेखा से। आठवां हमारा हो गया मिस्र। कौन सा हो गया? मिस्र। हमारे ये 8 देश हैं जो हमारे कर्क रेखा पर स्थित हैं। किस पे स्थित है? कर्क रेखा पे। आइए आगे की देखते हैं कि हमारी भूमध्य रेखा है किन देशों पर स्थित है। भूमध्य रेखा के बारे में देखेंगे कि कौन सी देश है जो है भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? भूमध्य रेखा पे हमारा पहले तो है इसका साओ टोमे। क्या है? साओ टोमे पहला हो गया। दूसरा हमारा गैबोन। तीसरा हमारा कांगो। चौथा हमारा कांगो गणराज्य। कांगो अलग है और कांगो गणराज्य अलग है, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। कांगो गणराज्य। पांचवा जो हमारा देश है युगांडा। छठा हमारा केन्या। क्या है? केन्या। और सातवां हमारा कौन सा है? सोमालिया। कौन सा है? सोमालिया। ये देश जो है हमारा भूमध्य रेखा पे स्थित हैं। ठीक है, क्लियर है? साओ टोमे पहला, गैबोन, कांगो यहाँ पे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ऑफ जायरे, ये देखिए इसको कांगो गणराज्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा युगांडा। क्या है? युगांडा। देखिए ये टच हो रहा है, युगांडा। फिर केन्या हमारा यहाँ है, और ये रहा हमारा सोमालिया। ये किस पे स्थित है हमारे? ये है भूमध्य रेखा पे। आपको ये कर्क रेखा वाला भी दिखा देती हूँ मैं। इधर हमारा हो गया पश्चिमी सहारा, ये होगा मॉरिटानिया, ये माली, ये हो गया अल्जीरिया। फिर हमारा ये देखिए नाइजर और चाड, ये हमारा लीबिया, इजिप्ट, ये हो गया हमारा कर्क रेखा पर स्थित देश। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे मकर रेखा पे कौन कौन से देश हैं। किस पे? मकर रेखा पे हमारे कौन कौन से देश हैं। ये मकर रेखा पे मुख्य रूप से 5 देश हैं, जिनमें इसको हटा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मकर रेखा पे कौन कौन से देश हैं? ये है हमारा मकर रेखा, जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा है। इस पे हमारा है नामीबिया। क्या है? नामीबिया। फिर हमारा है बोत्सवाना। उसके बाद है हमारा साउथ अफ्रीका। और उसके बाद है हमारा मोजाम्बिक।
और हमारा अंतिम जो देश है जो कि मकर रेखा पर स्थित है वो है मेडागास्कर। यह अफ्रीका का ये महाद्वीप है, ये एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, यहाँ पे बसा हुआ है। देखिए ये है नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और ये है हमारा मोजाम्बिक और ये हो गया हमारा मेडागास्कर। ये तीन रेखाएं किन देशों पर स्थित हैं ये आपको मैं दिखा दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, जनसंख्या के हिसाब से, और कौन सा देश इसका सबसे छोटा है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो अल्जीरिया जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। जबकि जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो नाइजीरिया है, सॉरी नाइजर नहीं है, नाइजीरिया। कौन सा है, नाइजीरिया, ये रहा हमारा, ये जनसंख्या के हिसाब से है। यहाँ पे नाइजीरिया में दो ऐसी जनजात पाई जाती है, दो जनजात पाई जाती है। कौन सी, एक तो हमारी है हाउसा जनजात और दूसरी हमारी है फुलानी जनजाति। कौन है, फुलानी जनजाति। ये दोनों जनजातियाँ जो कहाँ पाई जाती हैं, हमारी नाइजीरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, नाइजीरिया में पाई जाती हैं। ये जो है दोनों, एक हमारा जो हाउसा जो है ये कृषक जनजाति समूह है, ये खेती बाड़ी करता है, जबकि यह पशुपालन जनजाति समूह है, ये पशुपालन का कार्य करता है। अगर आपसे महाद्वीपों का नाम लेके पूछे कि ये जनजाति कौन से महाद्वीप में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अफ्रीका में। लेकिन जब अफ्रीका की कंट्री का नाम दे दे तो ये कहाँ पाई जाती है, नाइजीरिया में पाई जाती है। और नाइजीरिया में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ की, अफ्रीका की। सबसे छोटे अगर देश की बात करें तो वो है सेशल्स। कौन सी है, सेशल्स। ये भी इसका अफ्रीका का एक महाद्वीप है, लेकिन इसमें जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है सेशल्स में। ठीक है, ये किसमें स्थित है, ये महाद्वीप हिंद महासागर में, आप देख पा रहे होंगे हिंद महासागर के बीच में ये स्थित है। और ये किसके पूर्व में है, ये तंजानिया के, आप देखेंगे तंजानिया, ये रहा तंजानिया के पूर्व में है और मेडागास्कर के उत्तर में है ये। ठीक है, आपको लोकेशन ये पूरा याद रहना चाहिए, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं मेडागास्कर के बारे में। मेडागास्कर जो है इसका अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसको अलग करती है मुख्य भूमि पर तो यह है नहीं, यह है कहाँ पे, यह है आपका मुख्य भूमि से अलग हटकर महाद्वीप के रूप में हिंद महासागर के बीच में। तो मुख्य भूमि से इसे अलग करती है वो है कौन, मोजाम्बिक चैनल। कौन है, मोजाम्बिक चैनल को ही जल संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल संधि ही बोलते हैं। ये क्या है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल है जो इसे मुख्य भूमि से अलग करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहीं पे एक है कोमोरोस भी इसकी एक वो है, क्या बोलते हैं, महाद्वीप है। ये भी जो है इसकी मुख्य भूमि से मोजाम्बिक चैनल द्वारा ही अलग होती है। अब एग्ज़ाम में अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मेडागास्कर मुख्य भूमि से किस चैनल द्वारा अलग होती है अफ्रीका के, तो आपको याद रहना चाहिए वो है मोजाम्बिक चैनल। किससे अलग करती है, वो है मोजाम्बिक से। ठीक है, किससे अलग करती है, मोजाम्बिक, ये देश जो है इससे अलग करती है। कोमोरोस भी जो है मुख्य भूमि से इसके मोजाम्बिक चैनल द्वारा ही अलग होती है। कोमोरोस जस्ट मेडागास्कर के एकदम उत्तर में, जस्ट इसके उत्तर में, और इसके उत्तर में क्या है, सेशल्स है। देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले इसको हम मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हम इसको मिटा देते हैं, नोट करते चलिएगा, आप लोग नोट्स जरूर बनाइए ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो सके। एक बार आप नोट्स के साथ साथ मैप बनाते चलें तो बाद में आपको केवल मैप देखते ही सब कुछ याद हो जाएगा और फिर इतनी मेहनत नहीं करनी होगी। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ये सब कुछ आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा अफ्रीका में ही सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, 55। ठीक है, 55 देश हैं, जिनमें से जो 48 हैं वो मुख्य भूमि पे हैं। कहाँ पे हैं, मुख्य भूमि। और बाकी जो हैं, बाकी कितने बचे, 8 बचे, 7 बचे। 7 जो हैं वो महाद्वीपों के रूप में हैं। ठीक है, कहाँ पे, महाद्वीपों के रूप में, महाद्वीपों के रूप में हैं। ठीक, तो ये 7 जो महाद्वीप के रूप में हैं उनमें से हम देखते हैं सबसे पहला तो जो दिख रहा है सबसे बड़ा वो है मेडागास्कर। क्या है, मेडागास्कर। दूसरा इसका हम देखते हैं इसी के पूर्व में है कोमोरोस, ये रहा कोमोरोस। फिर तीसरा इसके पूर्व में हमारा देखने को मिलता है सेशल्स। चौथा हमारा इधर आ पाएंगे साओ टोमे।
फिर हमारा पांचवा जो है वो है मॉरिशस। मॉरिशस। और हमारा छठा है केप वर्डे। केप वर्डे। और इसका सातवां है जंजीबार। सातवां द्वीप कौन सा है? सॉरी, इसको महाद्वीप नहीं, हम तब से मैं महाद्वीप महाद्वीप बोल रही हूँ, महाद्वीप नहीं है, द्वीप बोलते हैं इसको। शब्दों का ध्यान बहुत सोच समझ के करें, मैं तब से शब्दों पे ध्यान नहीं दे रही थी, इसके लिए सॉरी। ये द्वीप हैं। सातवां हमारा देखने को मिलता है जंजीबार। जंजीबार कहाँ है? हमारा तंजानिया के जस्ट बगल में है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। और हमारा एक है केप वर्डे। केप वर्डे हमारा देखने को मिलता है पश्चिमी अफ्रीका के। दोस्तों हमें इसमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये सेनेगल आपको दिख रहा होगा अगर, तो इसके सेनेगल के बगल में ही हमारा केप वर्डे देखने को मिलता है, इसका जो द्वीप है केप वर्डे। इसमें से केवल एक ऐसा यही द्वीप है साओ टोमे जिससे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। भूमध्य रेखा इससे होकर गुजरती है, सॉरी, ठीक है। बाकी जो सारे द्वीप हैं, एक मेडागास्कर। मेडागास्कर से क्या होकर गुजरती है? हमारी मकर रेखा, ठीक है। इससे क्या होकर गुजरती है? मकर रेखा। मैं जितनी बार शब्दों को रिपीट कर रही हूँ आप भी रिपीट करते चले मेरे साथ साथ, ठीक है। तो चलिए, साओ टोमे से भूमध्य रेखा गुजरती है, मेडागास्कर से सॉरी, साओ टोमे से भूमध्य रेखा, मेडागास्कर से मकर रेखा, ठीक है। केप वर्डे हमारा सेनेगल के बगल में, जंजीबार हमारा तंजानिया के बगल में, मॉरिशस आपको देखने को मिल ही रहा होगा। मॉरिशस हमारा इधर है, इधर है कहीं मॉरिशस, ठीक है। इसके पूर्वी सॉरी दक्षिण पूर्वी साइड में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मॉरिशस के बारे में आप लोगों को मैं कुछ रोचक तथ्यों को अगर बताऊं तो मॉरिशस में भारतीय मूल के काफ़ी लोग रहते हैं। ऐसा कभी कभी माना जाता है कि वो छोटा भारत है, हाँ, क्योंकि वहाँ से भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं। क्योंकि वहाँ दुनिया भर के लोगों को देखने के लिए मिलता है, दुनिया भर के लोग, अलग अलग संस्कृतियाँ वहाँ देखने को मिलती हैं। इसका कारण ये है कि जो मॉरिशस है वहाँ पे रहने के लिए काफ़ी सस्ता में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, और जहाँ पे इंसान को सस्ता में सब कुछ उपलब्ध हो जाए इंसान वहीं पे बसना पसंद करता है। तो मॉरिशस में सस्ते में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, तो वो क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भारतीय बहुत संख्या में है। ये देखिए यहाँ पे है आपका केप वर्डे। केप वर्डे यहाँ पे अलग से मेंशन किया है, सेनेगल के बगल में, ठीक है। यहाँ पे मैं तब से ढूंढ रही थी, मेरी नज़र यहाँ नहीं पहुँच रही थी। यहाँ पे केप वर्डे है, ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कितने द्वीप हैं इसमें। अफ्रीका में 7 द्वीप हैं और ये कि मुख्य भूमि से अलग है। मुख्य भूमि में कितने देश हैं? 48 देश हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम फैक्ट देखते हैं कि 3 ऐसे देश हैं अफ्रीका के जिन्हें हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। हॉर्न मीन्स क्या होता है? हॉर्न मीन्स होता है सिंग। और आपको अफ्रीका के मैप में कहाँ सिंग जैसा निकला हुआ नजर आ रहा है? सिंग देखिए आप लोग, ऐसे रहता है सिंग। सिंग ऐसे रहता है, जानवरों का रहता है ना। तो देखिए आप और बताइए कहाँ सिंग जैसा निकला हुआ दिखाई देता है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे सिंग जैसा हमें निकला हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसमें मुख्य रूप से 3 देशों को शामिल किया जाता है। कितने देशों को? 3 देशों को, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? हॉर्न ऑफ, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं, ठीक है। और उन देशों के नाम बताइए। अक्सर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, खासकर बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि इसमें सोमालिया, दूसरा हमारा जो है इथियोपिया, इथियोपिया, और तीसरा जो हमारा है वो है जिबूती। क्या है? जिबूती। ये देखिए, ये हमारा हो गया इथियोपिया, ये सोमालिया, और यहाँ पे हमारा जिबूती आ गया। कितने लोग इसमें इरिट्रिया को भी शामिल कर लेते हैं कि इसमें 4 देश हैं, इरिट्रिया को भी कितने लोग शामिल कर लेते हैं। लेकिन अक्सर इसमें 3 देशों को ही माना जाता है। कितने देशों को? 3 देशों को ही माना जाता है, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती और इरिट्रिया, ठीक है। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यह पशुपालन का क्षेत्र है। क्या है? पशुपालन का क्षेत्र है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इंडियन ओशन के बगल में और रेड सी के बगल में है, तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में खेती बाड़ी या झाड़ियाँ होती होंगी, ठीक है। तो और एक तो ये क्या है, इस पर सॉरी कर्क रेखा पे भी ये स्थित है, ठीक है। मकर रेखा के भी पास है, तो यहाँ पे बारिश काफ़ी होती होगी, झाड़ियाँ भी काफ़ी होती हैं, तो इसलिए ये जो क्षेत्र है पशुपालन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे पशुपालन बहुत अधिक संख्या में होता है। अनुकूल दशाएँ यहाँ पे मिलती होंगी पशुपालन का, इसलिए यहाँ पे पशुपालन अधिक होता है, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कालाहारी मरुस्थल देखने को मिलेगा अफ्रीका में, ठीक। यह मुख्य रूप से 3 देशों में फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। किसमें? नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में। नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका में क्या फैला हुआ है आपका कालाहारी मरुस्थल। देखिए इसकी ज्योग्राफी वाले मैप में, जो इसका ज्योग्राफिकल मैप है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कितने देशों में फैला हुआ कालाहारी मरुस्थल? 3 देशों में। 3 देशों में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। तो पहला कौन सा है?
नामीबिया, पहला कौन सा है, नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना और तीसरा साउथ अफ्रीका। आपसे प्रश्न में केवल इन देशों का नाम ही नहीं पूछेगा कि नाम कालाहारी मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है, बल्कि ये भी पूछ सकता है कि यह अफ्रीका के कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। तो ये कहाँ पे हमें दिख रहा है, ये हमें दक्षिणी भाग में देखने को मिल रहा है। क्या, कालाहारी मरुस्थल। अगर इसको मैप में दर्शाना हो तो यहाँ पे हम कालाहारी मरुस्थल को दर्शाते हैं। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। ये क्या है हमारा, कालाहारी मरुस्थल। ठीक, किन देशों में फैला हुआ है, 3 देशों में फैला हुआ है, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये दक्षिण अफ्रीका है ना, ये दक्षिण अफ्रीका, इसके अंदर भी 2 देश हैं। मतलब दक्षिण अफ्रीका तो एक देश है ही, इसके अंदर भी 2 देश हैं। पहला जो है वो है लेसोथो, एक जो है वो है लेसोथो, और दूसरा कौन सा है, स्वाजीलैंड। दूसरा कौन सा है, स्वाजीलैंड। ये ध्यान रहना चाहिए आपको। यह किस प्रकार का देश है, लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं, ऐसे देश जो मुख्य रूप से भूमि से जुड़ी हुई हो, या किसी तरफ से समुद्र या झील से नहीं जुड़ी हुई है। तो ये रहा लेसोथो, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, स्वाजीलैंड। ठीक है, ये स्वाजीलैंड, ये दोनों क्या है, लैंडलॉक कंट्रीज हैं। और कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका जो है, ये जो साउथ अफ्रीका है, इसकी मुख्य भूमि के अंदर है। ये अलग देश हैं। ठीक, ये ध्यान रहना चाहिए। इसके राज्य नहीं है साउथ अफ्रीका के, ये अलग देश हैं जो कि लैंडलॉक हैं। एग्जाम में अगर पूछ ले कि स्वाजीलैंड और लेसोथो किस प्रकार के देश हैं, तो आप इस पे मत जाइएगा किनारे लिखा हुआ है तो ये लैंडलॉक नहीं होगा। ये दोनों क्या है, लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तंजानिया है, तंजानिया यहाँ आप देख रहे होंगे, इसके पूर्व में 2 छोटे छोटे द्वीप हैं। यहाँ पे एक तो मैं आपको बताई थी जंजीबार, और एक कौन सा, पेम्बा। 2 द्वीप हैं, कौन से हैं, जंजीबार और पेम्बा। यहाँ पे इलायची की इतनी खेती होती है, पेम्बा और जंजीबार। ठीक, यहाँ पे क्या होती है, इलायची की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और लौंग की, इलायची और लौंग की खेती बहुत ज़्यादा होती है। दुनिया का समझ लीजिए 90% जो लौंग और इलायची की उत्पादन है ना, वो यहीं पे होती है। लौंग, खासकर लौंग का उत्पादन कहाँ पे होती है, हमारी पेम्बा और जंजीबार में। ठीक है, ये कहाँ पे हैं हमारी, ये साउथ अफ्रीका में आते हैं, और ये कहाँ पे है, तंजानिया के बगल में है। ठीक है, अफ्रीका में आते हैं, और कहाँ पे, तंजानिया के पूर्वी छोर पे ये स्थित हैं, ये जो दोनों द्वीप हैं। ठीक, अब देखते हैं अफ्रीका के मुख्य पर्वतों के बारे में। ठीक है, अब अमेरिका में कौन कौन से पर्वत हैं उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला है हमारा वो है एटलस पर्वत। कौन सा हमारा है, एटलस पर्वत। कहाँ पे है, हमें ये देखने को मिलता है एटलस पर्वत। देखिए, जो साउथ अफ्रीका है, मोस्टली इस पे क्या है, पर्वत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस पे, यहाँ पे पर्वत नहीं पाए जाते हैं। और चूँकि इस पे 3 रेखाएं जो मुख्य रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों यहाँ पे स्थित हैं। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे पर्वत नहीं पाए जाते। लेकिन हाँ, 2 मुख्य पर्वत पाए जाते हैं। एक तो हमारा यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पे एटलस पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत देखने को मिलता है, एटलस पर्वत। ठीक, एटलस पर्वत मुख्य रूप से इसके 3 देशों में विस्तृत है। कितने देशों में, 3 देशों में। एटलस पर्वत इसके मुख्य रूप से 3 देशों में स्थित है, मोरक्को, दूसरा अल्जीरिया, और तीसरा जो है हमारा, ट्यूनीसिया। ठीक, कितने देशों में स्थित है, 3 देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ये देखिए, यहाँ पे आपको मोरक्को देखने को मिलेगा, यहाँ पे अल्जीरिया, और यहीं पे आपको यहाँ पे ट्यूनीसिया देखने को मिलता है। तो हमारा जो एटलस पर्वत है ऐसे ही यहाँ पे विस्तृत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पर्वत है वो है ड्रैकेंसबर्ग। कौन सा है, ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग हमारा साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। ड्रैकेंसबर्ग हमारा साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, यहाँ पे। ठीक, ये पूर्ण रूप से साउथ अफ्रीका में है। ये कौन सा पर्वत है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ठीक, अब जो एटलस है, ठीक, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, वो है इसकी माउंट ट्यूबकल। ठीक है, माउंट ट्यूबकल इसकी सबसे। अगर हम एटलस पर्वत की बात करें तो ये 4 मुख्य भागों में बटी हुई है। कितने भागों में, 4 मुख्य भागों में। एक है उच्च एटलस पर्वत,
उच्च एटलस पर्वत। दूसरा है हमारा, 4 भागों में बटी है, उसमें ये पहला है। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा है मध्य एटलस पर्वत, मध्य एटलस पर्वत। तीसरा हमारा देखने को मिलता है सहारा एटलस, सहारा एटलस। ठीक, देखिए जो अफ्रीका है ना, इसमें एक तो पर्वत कम पाए जा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से इसमें कहीं कहीं पर्वत हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत कम पाई जाती है। ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से जहाँ पे वलित पर्वत पाए जाते हैं। वलित पर्वत कैसे होते हैं? जो मुड़कर उठ जाते हैं, वलित पर्वत। ये तभी होते हैं जहाँ पे दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। कहाँ होती हैं? दो प्लेटें आपस में टकराती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अफ्रीका की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लेटें दूर जा रही हैं एक दूसरे से, ठीक है, ये दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यहाँ पे वलित पर्वत नहीं पाई जाती। केवल एक यहाँ पे एक ही ऐसा माउंटेन है, माउंट कैमरून, जहाँ पे ज्वालामुखी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे इतना बड़ा महाद्वीप होने के बाद से भी, प्रायद्वीप होने के बाद से भी यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। केवल माउंट कैमरून में ज्वालामुखी पाई जाती है हमारा, ठीक है। चलिए अब हम जो अफ्रीका की झील हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। अफ्रीका के झीलों से रिलेटेड अब बात करेंगे। अफ्रीका में कौन सी झील हैं या नदियां हैं, ठीक। देखिए अफ्रीका के झील से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक। अगर हम झीलों की बात करें, झीलों की बात करें तो यहाँ पे पहले नंबर पे हमारा आ जाता है विक्टोरिया झील। कौन सा? विक्टोरिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है विक्टोरिया झील, ठीक। आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लेक विक्टोरिया हमारा यहाँ है। कहाँ पे? यहाँ पे हमारा लेक विक्टोरिया, ठीक। ये किन देशों से होकर गुजरता है? यह मुख्य रूप से युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच से होकर गुजरता है, ठीक। तंजानिया के बीच से होकर गुजरता है। दूसरा हम इसके बारे में फैक्ट लिखेंगे, यह विषुवत रेखा पे है, इक्वेटर पे है। किस पे है? विषुवत रेखा पे है, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। यहीं से हमारी नील नदी निकलती है, ठीक। यहीं से हमारी कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। लेकिन ये जो यहाँ से नदी निकलती है ये वाइट नील के नाम से जानी जाती है। क्या, किस नाम से जानी जाती है? वाइट नील से। ऐसी में जब ब्लू नील आके मिल जाती है खार्तूम में, जो कि सूडान की राजधानी है, जब मिल जाती है तो यहीं से इसको हम केवल नील के नाम से जानते हैं। क्या? किस नाम से? केवल नील नदी। ये देखिए इधर से हमारी ब्लू नील जा रही है, जबकि इधर से हमारी वाइट नील आ रही है, ठीक है। ये मुख्य रूप से 4 देशों से होकर गुजरती है, ठीक। विक्टोरिया जो है, जो झील है, ये मुख्य रूप से कितने देशों से होकर गुजरती है? युगांडा, केन्या, तंजानिया। नील नदी नील नदी की मैं बात कर रही हूँ, कितने देशों से होकर गुजरती है? ये 4 दूसरे देशों से होकर गुजरती है। युगांडा, दक्षिणी सूडान, उत्तरी सूडान और मिस्र, 4 देशों से। अब मिस्र में ही जाकर ये अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है, ठीक। भूमध्य सागर में। कहाँ पे? मिस्र में जाते हुए ये भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। इसलिए मिस्र जो है, मिस्र को क्या बोलते हैं? मिस्र को हम क्या बोलते हैं? बताती हूँ मैं, रुकिए एक मिनट। हाँ, मिस्र को हम नील नदी का वरदान बोलते हैं। मिस्र को हम नील नदी का वरदान मानते हैं, ठीक। देखिए विक्टोरिया झील जो है ना, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। विक्टोरिया झील विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। पहले नंबर पे कौन है? मैं आपको बताई थी जब उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ा रही थी, तो पहले नंबर पे हमारी सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, ठीक है। नील नदी पे ही मिस्र में एक झील है जिसे नासिर झील कहते हैं, ठीक है। नील नदी पे ही मिस्र में एक झील है जिसे हम क्या कहते हैं? नासिर झील कहते हैं। नील नदी पे एक झील है, नासिर झील, ठीक है। ये कहाँ पे है? मिस्र में ही है, नील नदी पे है, ठीक। यहाँ पे हो गया लेक विक्टोरिया। अब इसके हम नीचे देखेंगे, ये है टंगनिका झील, जो कि लेक विक्टोरिया के दक्षिण में है। और जस्ट इसके नीचे है हमारा, इसके नीचे हम देखने को मिलता है मालावी झील।
या न्यासा झील यहीं पे है, दोनों न्यासा और मलावी झील दोनों है। ये क्रम आपको एग्जाम में दे देगा कि उत्तर से दक्षिण में इन झीलों का क्रम बताइए, ठीक है। तो आपको इन झीलों का क्रम बताना है। सबसे उत्तर में कौन सी है, लेक नासिर, फिर उसके दक्षिण में लेक विक्टोरिया, फिर उसके दक्षिण में लेक टंगनिका और उसके दक्षिण में है लेक न्यासा और लेक मालावी, ठीक। 4 आप झीलों को मुख्य रूप से देखे हैं। अन्य झीलों को भी आप ध्यान से देख लें। यहाँ पे लेक क्योगा है, यहाँ पे है लेक अल्बर्ट, ठीक। अभी आप झीलों को देखते जाइएगा, मैं बाद में बताऊंगी इन सभी झीलों को देखने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। उसके बाद से है इसी पे करीबा बांध भी है, क्या है, करीबा डैम भी है। कहाँ पे हमारा लेक वो करीबा डैम, ढूंढिए, करीबा बांध हमारा यहाँ पे है, ठीक। झील हमारा यहाँ पे एक लेक एडवर्ड है, लेक कीवू है, ठीक, लेक रुकवा है। इतने सारे झील आपको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक सीध में मालूम पड़ते हैं, ठीक। एक सीध में मालूम पड़ते हैं कि एक सीध में ये झील हैं, ठीक। इसका कारण क्या है, देखिए अधिकतर झीलें वहीं पाई जाती हैं जहाँ पे गड्ढा हो, ठीक, गहरा हो या तो इलाका। पानी कहाँ इकट्ठा होता है, जहाँ पे अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में वहाँ पे गहराई हो, ठीक। जैसे अगर ये कोई क्षेत्र है सीधा जा रहा है और सपाट है तो इसमें गहराई नहीं है, तो यहाँ पानी इकट्ठा नहीं होगा। लेकिन यहीं पे कहीं ऊबड़ खाबड़ या गहराई हो तो इसमें पानी जल्दी भर जाते हैं, ठीक। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, हम जल इकट्ठा होता है। आप देख रहे हैं ये सभी नदियाँ एक सीध में हैं। इसका कारण है कि अफ्रीकन प्लेट और जो इंडियन ओशन प्लेट है, आपको पता होगा हमारा जो पृथ्वी तल है उससे 200 मीटर की गहराई पे प्लेट पाई जाती है, ठीक। ये प्लेटें क्या होती हैं, अलग अलग प्रायद्वीप और महाद्वीपों की अलग अलग प्लेट होती हैं, महासागरों की भी अलग अलग प्लेटें होती हैं। तो ये जो प्लेट हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, धक्का दे रही हैं, ठीक, धक्का दे रही है। इसका कारण ये है कि इधर की जो प्लेट है ये धीरे धीरे गल रही हैं, बीच की जो प्लेट है ये गहरा संकरी, ये जो है इसको भ्रंश घाटी कहते हैं, जहाँ पे ये गहराई होती है नदियों के आसपास। इसी को दरार घाटी भी कहा जाता है, इसी क्या कहा जाता है, दरार घाटी भी कहा जाता है। अब ये प्लेट जो है ये दोनों तरफ से गल रही है थोड़ा थोड़ा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें गहरा होते जा रहा है और झीलों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार ये अरब प्रायद्वीप यहाँ से अलग हुआ, उसी तरह धीरे धीरे जब ये कुछ सालों में आने वालों, जबकि इसके पिघलने की दर बहुत कम होती है, 2 सेंटीमीटर 1 साल में पिघलती है, मतलब लगभग, ये अप्रॉक्स है, ये एग्जैक्ट इसका वैल्यू नहीं है। तो 1 साल में अगर पिघल रही है तो इसके पिघलने की दर अभी पता नहीं, बहुत साल हो सकते हैं, ठीक। लेकिन जब भी ये पिघलेगी तो यहाँ से ये बट जाएगी और ये यहाँ का अलग भाग हो जाएगा और ये भाग क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी झीलें पाई जाती है, जिसका कारण क्या है, प्लेटें एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, प्लेटें एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। देखिए जब धक्का देंगे धीरे धीरे यहाँ पे पानी भरता जाएगा। ये जो रेड सी है, अरब प्रायद्वीप जब अलग हुआ तो ये भी यहाँ प्लेट गलने की वजह से ही ये अलग हुआ और यहाँ पे पानी भर गया और ये इतने बड़े सी का निर्माण हो गया, कौन सा, रेड सी, ठीक है। तो इसी प्रकार ये भी क्षेत्र एक समय पूरा जलमग्न हो जाएगा, ये बीच का जो इलाका है पूरा जलमग्न हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो महाद्वीप और महासागर होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, कोई पास में आता है तो कोई दूर में जाता है, ठीक। जैसे अगर आप इंडिया की ही बात ले लें तो इंडिया जो है धीरे धीरे उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा है और उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर ये क्या, वो और भी क्या होता है, जो बीच में हिमालय है चीन और इंडिया के बीच में, तो उससे क्या हो रहा है कि हिमालय की ऊंचाई और बढ़ती जा रही है क्योंकि ये फोल्ड होते जा रहे हैं, ठीक। और कुछ हैं जो दूर होते जा रहे हैं। जब उत्तर की तरफ इंडिया होगा तो इससे अफ्रीका से और इसकी दूरी बनती जा रही है। यही देखिए आप, अब जो अरब प्रायद्वीप है ये धीरे धीरे इससे दूर होता जाए क्योंकि ये भी उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा है, ठीक। तो ये जो प्लेट होती हैं ये स्थिर नहीं होती हैं, ये एक दूसरे को धक्का देती हैं या एक दूसरे के पास होती हैं, इनका जो नेचर होता है अस्थिर होता है, ठीक। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका पाया जाता है सहारा मरुस्थल, क्या पाया जाता है, सहारा मरुस्थल, यहाँ पे हमारा सहारा मरुस्थल पाया जाता है, ठीक। सहारा मरुस्थल जो है इसी के अंदर 2 और मरुस्थल पाए जाते हैं, इसके अंदर 2 और मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके अंदर 2 और मरुस्थल पाए जाते हैं, उनका नाम है, एक है नूबियन का मरुस्थल, नूबियन का मरुस्थल, और दूसरा जो हमारा है वो है चेच मरुस्थल। इन दोनों के इसके अंदर पाए जाते हैं, सहारा मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आपको पता है, आपको शायद हैरानी होगी जानकर कि इसका जो क्षेत्रफल है सहारा मरुस्थल का, वो यूएसए से बड़ा है। यूएसए आप जानते हैं ना, यूएसए से भी, उसके भी क्षेत्रफल से ये बड़ा है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि अगर इस मरुस्थल को
सोलर पैनल से ढक दिया जाए तो यहाँ से बिजली उत्पादन बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, बिजली उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन आपको पता है अगर यहाँ इसको ढक दिया जाए तो ये चूँकि ये मरुस्थल है, धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को ढाल लेगा और मरुस्थल बना ही रहेगा, ठीक। तो ढक दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जितने उष्मा मिलेंगे वो अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करता जाएगा, अपने अंदर ही एब्जॉर्ब करता जाएगा, धीरे धीरे आसपास की परिस्थितियों के अनुसार ढल जाएगा। तो आसपास की जितनी गर्मी है, इसकी मरुस्थल की जितनी गर्मी है वो आसपास के क्षेत्र में फैलने लगेंगे। क्या होगा, आसपास के क्षेत्र में वितरित हो जाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये ठंडी हवा लेने के लिए आसपास के क्षेत्रों से ठंडी या बारिश को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देगा, ठीक। जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो यहाँ पे बहुत ही हरियाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे बहुत ही हरियाली हो सकती है। यहाँ पे बहुत हरियाली हो जाएगी, जिसकी वजह से जो यहाँ का अफ्रीका का तापमान है अन्य देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ का तापमान कम हो जाएगा और यहाँ पे बारिश और जो जंगल हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो आसपास के तापमान को बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि ये जैसा है उसको वैसा ही रहने दिया जाए, ठीक है। इसी में हमें देखने को मिलता है ओजस का पठार, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, पठार। पठार किसे कहते हैं, देखिए ऐसा होता है, इसकी कोई चोटी नहीं होती है, जबकि जो पर्वत होते हैं उसकी चोटी पाई जाती है, ठीक। पठार में चोटी नहीं पाई जाती। तो ये हमारा किसके अंदर मिलता है, सहारा मरुस्थल के अंदर ही मिलता है, क्या, ओजस का पठार, ठीक, ओजस का पठार। इसी के ये कितने देशों में फैला हुआ है, सहारा मरुस्थल 14 देशों में फैला हुआ है, इतना बड़ा है ये, ठीक। और इसी के पश्चिम में है हमारा पश्चिमी सहारा, जो कि एक देश है, पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा जो है वो हरा भरा क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे हरियाली है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पश्चिमी सहारा में हरियाली है तो आप इसको सही करिएगा, सही टिक कीजिएगा, नहीं तो आप ये कंफ्यूज हो जाए सहारा में तो कोई हरियाली है ही नहीं तो पश्चिमी सहारा में कैसा होगा। पश्चिमी सहारा इसका एक देश है, ठीक। देश में क्या है, यहाँ पे हरियाली है, ठीक। तो चलिए आज का हम जो वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम इसके और नदियों के बारे में देखेंगे और भी जो तथ्य हमसे छूट गए हैं और जो मुख्य नदी है, अभी तो हमें कांगो नदी के बारे में भी देखना है, बहुत कुछ देखना है, तो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग पढ़ते रहिए और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाइए। आप लोग नोट्स आप लोग बनाएंगे तो आप ही लोगों के लिए फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो नोट्स बनाते रहिए और जो भी मैं पढ़ाती हूँ मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ ये एग्ज़ाम में आना ही है। यूपी पीसीएस या बीपीएससी या फिर एमपी पीसीएस में इससे अलग होकर नहीं आएगा। मैं सारे प्रश्नों को मिलाकर जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनका एनालिसिस करके मैं सारे तथ्यों को ऐड करके आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो अगर मैं इतना मेहनत कर सकती हूँ तो आप लोग थोड़ा तो मेहनत कर ही सकते हैं नोट्स बनाने का। तो नोट्स बनाइए। और एक अंतिम बात, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि मैं भी थोड़ी मोटिवेट रहूँ। आप लोग अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई नीडी पर्सन हो जिसको बहुत ज़रूरत हो उस तक पहुँच सके। और अगर आप लोग शेयर करेंगे तो मैं भी थोड़ी मोटिवेट होंगी कि मुझे और अच्छा करना चाहिए और बढ़िया पढ़ाना चाहिए। अभी भी मैं अच्छा कर रही हूँ लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं अभी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो शेयर करें और वीडियो को देखें भी, नोट्स भी बनाएं। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय।